मॉर्निंग एवरीवन। ये है लॉ ऑफ एथिक #5 वैल्यू एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स चैप्टर 13.5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि क्यों लोग सीएमए, सीए या ऑडिटर लोग पे ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज वो लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के क्या हम लोग क्या पीपल लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट से? कॉन्फिडेंशियलिटी, कि भाई जो भी जैसे ऐसा कस्टमर, मैं अगर क्लाइंट बनता हूँ एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का, और अगर मैं सारा डॉक्यूमेंट, एफडी का पेपर, सेविंग इंटरेस्ट वगैरह, कोई भी बैंक स्टेटमेंट मैं अगर इनको देता हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वे कॉन्फिडेंशियल रहें, और जो भी ये फाइलिंग वगैरह करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये पोर्टल पे डालते हैं, वे ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल रहें, ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव हम लोग ये करते हैं इनसे उम्मीद कि जो भी डिसीजन ये लें कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो, नॉट प्रोफेशनल जजमेंट हो। ठीक है, इनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स होता है, इसलिए इन्हें प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कहते हैं। विथाउट दीज वैल्यूज Without these values of confidentiality, integrity, objectivity, and competence, client would never trust professionals with their financial information. ये 4 क्वालिटी होना चाहिए: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से हम ये 4 क्वालिटीज एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यही आप इस लेक्चर में सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का क्या क्या क्वालिटीज होता है, और इस लेक्चर के एंड में आप ये सीखेंगे, एंड तक ये सीख जाएंगे कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट के पास कौन कौन से वैल्यूज एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द रोल प्रोफेशनल अकाउंटेंट टेक ऑन अ वास्ट एरी ऑफ other role in business of all sort, including in the public sector, not-for-profit sector, regulatory, professional bodies and academia। अब जैसे कि बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो होते हैं वे बस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। नहीं, सीए में प्रोफेशनल अकाउंटेंट का काम मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, कंपनीज में भी होता है, बैंक्स में भी होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है, कंसल्टिंग फर्म में भी होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होता है, और रेगुलेटरी बॉडीज में भी होता है। अब हर एक रोल में ये कॉमन है। अकाउंटिंग नॉलेज ये अकाउंटिंग नॉलेज हेल्प करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देयर वाइड रेंजिंग वर्क एक्सपीरियंस फाइंडिंग कॉमनैलिटी इन वन एस्पेक्ट, देयर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। As such, professional accountant in business therefore have the task of defending the quality of financial reporting right at the source, where the number and figures are produced beside the cost accounting. Like their counterpart in taxation or auditing, professional accountants in business play important role that contribute to the overall stability and progress of society. Without public understanding of all these diverging role and responsibility of different accounting specialists working in business, public perception of their values may be misinformed. A competent professional accountant in business is an invaluable asset to the company. अब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्यों एक इनवैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी कहा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट टेक्स important decision based on the information provided by the accountants। अब जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं वो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजर्स को, उसके बेसिस पे ही मैनेजर डिसीजन लेते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, द डिसीजन विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ठीक है,
This individual employ an inquiring mind to their work, founded on the basis of their knowledge of the company financials, using their skills and intimate understanding of the company and the environment in which it operates. Professional accountants in business ask challenging questions. The training in accounting enables them to adopt a pragmatic and objective approach to solve issues. This is a valuable asset to management, particularly in small medium enterprises, where the professional accountants are often the only professionally qualified member of staff. Cost management is an activity of manager related to planning and control of cost. अब बहुत कोई सोचते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग कॉस्ट, जो कि गलत है। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली. मैनेजर हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ मटेरियल, प्रोसेसेस, product design, and have to plan cost or expenses to support the operating planning for their department or section. All these activities come under cost management. Information from accounting system help manager in cost management activities, but the cost accounting system and the report it generates is not the cost management system. Accounting system can be interrupted as a part of cost management system of an organization. Cost management is not cost reduction alone. It is much broader. Organizations increase advertising expenditure to increase sales, increase research and development expenditure to promote new product. Here the concerned manager are deliberately incurring additional cost in a period as they accept profit from such decision or expenditure. Cost management system has to ensure that a cost is incurred with the expectation of profit. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला काम है कि उसे जो भी प्रॉब्लम मैनेजर दे रहे हैं उनको सॉल्व करना. तो क्या है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहला रोल है स्कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है स्कोर कीपिंग, तीसरा है अटेंशन डायरेक्टिंग. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग. द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव. तो जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला काम है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना. जब कंपनी के पास दो या उससे ज्यादा ऑप्शन होते हैं तब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस करके बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, मशीन खरीदना या मशीन रेंट पे लेना. तो एज अ सीएमए, एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दोनों का कॉस्ट कंपेयर आप करेंगे, बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन बेटर है. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है बेस्ट डिसीजन लेना. दूसरा है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्कोर कीपिंग. अब स्कोर कीपिंग का मतलब है कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर करना. स्कोर कीपिंग रिकॉर्ड्स द रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्शन ऑफ द मैनेजर एंड हेल्प इन असेसिंग whether the result expected from the various action are realized or not. मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, सेल्स बढ़ रही है या कम हो रही है. पिछले साल का प्रॉफिट मान लीजिए 20 लाख था, इस साल का 30 लाख हो गया. इस कंपैरिजन को स्कोर कीपिंग कहते हैं. तो स्कोर कीपिंग का मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना. तीसरा रोल ऑफ मैनेजमेंट है अटेंशन डायरेक्शन. द स्कोर कीपिंग फंक्शन इन कॉम्बिनेशन विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्कोर ऑफ वेरियस कंपनीज, डिवीजन, डिपार्टमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रेजेंट पीरियड स्कोर
or result with previous period show how opportunities of focusing attention of manager to improve things। अब अटेंशन डायरेक्शन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का ध्यान उन जगह ले जाना जहां प्रॉब्लम है। अगर नॉर्थ इंडिया में सेल 40% गिर गई है तो सीएमए मैनेजमेंट को बताएगा कि इस एरिया पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो अटेंशन डायरेक्शन का मतलब होता है फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम एरियाज। ठीक है, तो ये है आपका 3 रोल ऑफ मैनेजमेंट जो कि एग्जाम पर प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट है। नोट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा नोट्स में चलेंगे तो आपको बताते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं आगे और चलते हैं वैल्यू चेन पे। ठीक है, वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक सिंपल सा चीज पहले मैं आपको यहाँ लिखना चाहूंगा कि आपको वैल्यू चेन का मतलब समझ आ जाए। ठीक है, राइटिंग पे जज मत करिएगा। न्यू हूँ चैनल पे, काफ़ी टाइम बाद पहले टाइम बार टैब पे लिख रहा हूँ। इतना क्लियर है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी आप अपना कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो वैल्यू चेन का मतलब क्या है? वैल्यू चेन का मतलब है सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चर की तरफ जाता है, मैन्युफैक्चर वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन से कस्टमर, ये है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन is a visualization of complete business as a sequence of activities in which usefulness is added to the product or service produced and sold by an organization। ये है आपका वैल्यू चेन का डेफिनेशन। अब हर स्टेज पर कंपनी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, चाहे वो सप्लायर स्टेज हो, मैन्युफैक्चर स्टेज हो, वेयरहाउस स्टेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज हो या कस्टमर स्टेज हो। हर स्टेज पर कंपनी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। इस प्रोसेस को ही वैल्यू चेन कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो द डिजाइन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द डिसीजन नीड ऑफ द मैनेजर्स। Also, it has to take into consideration the new themes and challenges that manager face currently। अब जो new themes and challenges है जो मैनेजर फेस कर रहा है वो है पहला कस्टमर फोकस। The challenge for managers it invests sufficient resource to enhance customer satisfaction, but every action of the organization has to result in enhanced profitability or maintain profitability for the organization। अब जैसे ये कस्टमर फोकस है तो बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इस टॉपिक का यही मतलब है। अब जो मैनेजर है वो सफिशिएंट रिसोर्स इन्वेस्ट करता है, उससे इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का पहले से है वो भी मेंटेन रहता है। की सक्सेस फैक्टर दीज आर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स which have an effect on the economic viability of the organization। Cost, quality, time, innovations are most important key success factor। अब ये जो
कॉस्ट है, क्वालिटी है, टाइम है, इनोवेशंस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की सक्सेस फैक्टर है फॉर द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर दे रहा हूँ, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम एंड इनोवेशन। ठीक है, 4 वर्ड है, इसको हाईलाइट ही कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नीड्स टू हैव प्रोविजन फॉर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिवीजन एज वेल एज कॉम्पिटिटर ऑन दिस सक्सेस फैक्टर। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और केजिन इज अ पॉपुलर थिंग। अब ये केजिन क्या है? केजिन इज अ जापानीज वर्ड। के का मतलब चेंज, जेन का मतलब बेटर। ठीक है, इनोवेशन रिलेटेड टू दिस एरिया इन कॉस्टिंग इज केजिन कॉस्टिंग। ठीक है, केजिन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना, एक बार इंप्रूव करके रुक जाना केजिन नहीं है। कंपनी को कंटिन्यूअसली अपनी क्वालिटी, प्रोसेस और एफिशिएंसी इंप्रूव करती रहनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एज अ स्ट्रेटेजिक framework for analysis of competitive advantage as promoted by माइकल पोर्टर। ये आपका बहुत बार एमसीक्यू में एग्जाम में आ चुका है, आपको ये नोट कर लेना है ऐसा एमसीक्यू। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैव टू बिकम फेमिलियर विथ फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क बाय स्ट्रैटेजिक प्लानर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका डिफाइन वैल्यू चेन एंड व्हाट आर द न्यू थीम एंड चैलेंजेस दैट मैनेजर फेस करेंटली। ये आपका क्वेश्चंस बनेगा और सॉल्यूशन जो है वो मेरे नोट्स पे आपको अच्छे से इजी वे में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? लाइक अदर प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स ऑल्सो फेस एथिक्स डिलेमास। दे नीड एथिक्स गाइडलाइन। Competence, confidentiality, integrity and objectivity shall be the important theme of the guidance note। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि प्रोफेशनल एथिक्स के क्या क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं। पहला बोला था कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा बोला था इंटीग्रिटी, तीसरा बोला था ऑब्जेक्टिविटी और चौथा बोला था कॉम्पिटेंस। तो ये आपको ऐसा एमसीक्यू मार्क कर लेना है। ठीक है, कि क्या आपका प्रोफेशनल एथिक्स के 4 इंपॉर्टेंट थीम्स और गाइडलाइन क्या है। ठीक है, देखिए कैसे एक एक लाइन करके आपको चीजों को पढ़ाया जा रहा है और एक एक लाइन करके एमसीक्यू भी मार्क कराया जा रहा है। ठीक है, जब एमसीक्यू भी आएगा कोई भी एग्जाम में, कोई एग्जाम जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये हैशटैग नंबर 5 में एमसीक्यू में कवर था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा। अगर 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, अगर आप उसमें 26 ला रहे हैं प्लस आप एथिक्स का ही चैप्टर करके जा रहे हैं तो आप उसमें पास हो जाएंगे। 26 + 14 तो लॉ में पास करना बहुत इजी है। लॉ में हमारा टारगेट होना चाहिए पास करने के लिए, क्योंकि ये पेपर अनप्रेडिक्टेबल आता है। कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं, कौन सा आपको याद है, उस एट अ पॉइंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि यार हमको इसमें 40+ चाहिए। बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग है, वो भी करेंगे, और उसमें कैसे आपको स्कोर करना है 60+, फिर उसका मैं बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि यार थ्योरी है, थ्योरी बहुत कोई को याद नहीं रहता है, बहुत कोई को प्रैक्टिकल याद रहता है, बहुत कोई को थ्योरी रटा जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। यार मेरा थ्योरी थोड़ा सा वीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लॉ में 40 आ जाए, 45 आ जाए, बाकी आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में फाड़ दो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ये है मिशन स्टेटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन स्टेटमेंट दिया है
ठीक है। ये मिशन स्टेटमेंट में क्या है एक्चुअली, देखिए इसमें ना एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक्चुअली बताया है कि क्या मेंटेन ऑल टाइम्स इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये आपका एक एथिकल स्टैंडर्ड और एथिकल कंडक्ट है कि आपको इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिशनर्स के लिए है, ठीक है। नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन कॉस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट विदाउट फर्स्ट असेसिंग हर और his relationship with her or his client to determine whether such member might accept her or his opinion to be considered independent, objective and unbiased by one who has knowledge of all fact। इसमें बताया जा रहा है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास कोई क्लाइंट का डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ आता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप उसमें जज करने लगे और उस बोलने लगे अरे आपके पास एफडी है, अच्छा इसका तो इंटरेस्ट आया होगा, अच्छा इस पर तो टीडीएस भी कटा होगा। ये सब आपको क्लाइंट के साथ नहीं बातचीत करना है। वो क्लाइंट चाहता, अगर वो क्लाइंट चाहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पे भी जो भी डिसीजंस है, जो भी ओपिनियन है, वो इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड अनबायस्ड बाय द नॉलेज ऑफ ऑल द फैक्ट, हु हैज नॉलेज ऑफ ऑल द फैक्ट, मतलब वो जो भी वहां पे, जैसे कि आप तो प्रैक्टिशनर्स में है, लेकिन जो सीए है वो उनसे सुनना चाहता है उस डॉक्यूमेंट के बारे में ओपिनियन, तो आपको इसके बारे में ओपिनियन नहीं देना है। व्हेन प्रिपेयरिंग कॉस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन कॉस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट नोन टू सच member is ordered not to make such cost financial report or statement misleading, acquire sufficient information to warrant an expression of opinion, and report all material misstatement or departure from generally accepted accounting principle। अब आपको बताया जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है वो मिसलीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन आपको डॉक्यूमेंट्स को लेके नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारा है, जैसे कि नॉट टू डिस्क्लोज यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करना इन कोर्स ऑफ ड्यूटीज, और रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन कोर्स ऑफ डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एनी एसोसिएशन और एम्प्लॉय इन एनी लॉ सूट, लीगल प्रोसीडिंग और अगेंस्ट alleged प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय ऑर्डर ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। इस थ्योरी का मतलब ये है कि आपको ऐसा प्रैक्टिशनर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आप किसी भी क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं वो लीक या मिसलीड नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्म हिज और हर एम्प्लॉय और क्लाइंट ऑफ एनी बिजनेस कनेक्शन और इंटरेस्ट ऑफ विच सच मेंबर, एम्प्लॉयर और क्लाइंट वुड रीजनेबली एक्सेप्ट टू बी इन्फॉर्म, not in the course of exercising his or her duties on behalf of such member, employees or client, receive, bargain or acquire any fees, remuneration or benefit without such employer or client knowledge and consent। ठीक है, take all reasonable steps in arranging any engagement as a consultant to establish a clear understanding of the scope and objective of work before it is commenced, and will be furnished client with an estimate of cost, preferably before the engagement is commenced, but in any event as soon as possible thereafter. Conduct himself or herself toward other member with courtesy and good faith, not to accept any engagement to review the work of another member for the same employer except the knowledge of the member, or except where the connection of that member with the work has been terminated, unless the member reviews the work of the other as a normal part of his or her responsibilities, not to attain gain or advantage over the member by paying or accepting commissions। अब मान लीजिए आप कोई भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, तो यार वो तो फीस पेमेंट कर रहा है उस सीएमए को, लेकिन आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंडर और आप भी उनसे कमीशन मांग रहे हैं, देखिए आपका काम हो गया है, मैंने आपका काम कर दिया है, कुछ मेरा भी बनता है, तो साइड से कुछ भी अटेम्प्ट टू गेन नहीं करना है। नॉट एक्ट maliciously or in any other way
which may adversely reflect on the public or professional reputation or business of another member। कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं करना है जिससे कि रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो भी वो फर्म है, जो भी वो कंपनी है, उस पर कोई भी रेपुटेशन पे फर्क का है। एट ऑल टाइम मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सरेड बाय इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो कॉम्पिटेंस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, इसमें कुछ हो सकता है अगले साल कुछ ऐड कर दे या कुछ डिलीट कर दे, तो ये टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस आपको मेंटेन करना है। अंडरटेक ओनली सच वर्क एज ही और सी इज कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर ट्रेनिंग और एन एक्सपीरियंस एंड विल, where it would be in the best interest of employer or client engage or advise the employer client to engage other specialist। अब बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इतना आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये मिशन स्टेटमेंट है, आपको नोट्स में ले जाते हैं, इसको बहुत इजी करके मैंने दिया है। बाकी आपको एमसीक्यू लाइन देख लेना है, ये एक एमसीक्यू लाइन है, ये एक एमसीक्यू लाइन है, ये एक एमसीक्यू लाइन है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्या टॉपिक का क्वेश्चन बन रखता है, तो पहला क्वेश्चन था यही, व्हाट आर द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन एथिक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग, द रोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन इन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। स्कोर कीपिंग, the role of scorekeeping in accounting is to record result of various actions of the manager and help in assessing whether the expected results are realized or not. Attention directing, the scorekeeping function helps the company division to compare present period score with past period score that seek attention of manager to improve things। तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका था, तो ये बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। व्हाट इज वैल्यू चेन, व्हाट आर द न्यू थीम्स एंड चैलेंजेस द मैनेजर फेसेस करेंटली। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, तो वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग की तरफ से ही आएगा। ये दो क्वेश्चन भी आपको मर्ज हो सकता है और 7 मार्क्स में आपको आ सकता है। तो वैल्यू चेन में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। वैल्यू चेन इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ complete business as a sequence of activities in which usefulness is added to the product or services produced and sold by organization. Customer focus, a manager must invest sufficient resource to enhance customer satisfaction. Key success factor, cost, quality, time, innovation are important key success factor. These are non-financial factors which have a effect on economic activity of the organization. Continuous improvement, manager must improve their performance continuously. Value chain and supply chain analysis. Value chain is a strategic framework for analysis of complete advantage as promoted by Michael Porter। ठीक है, तो जो भी एमसीक्यू भी निकल रहा था वो भी मैंने आपको डाल दिया, कुछ बकायदा एमसीक्यू बुक में ही है, वो आपको वहीं से करना है। ठीक है, कंप्लीट। और ये माइकल पोर्टर वाला भी एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप पास्ट ईयर खोलेंगे तो आपको बहुत बार ये आया हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा सबसे मेन क्वेश्चन। ये आपको पास्ट ईयर में जहां तक मुझे याद है 2017 जून अटेम्प्ट में आपको दिखने मिलेगा। ठीक है, तो द इंस्टीट्यूट हैज फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन कैन बी मेंटेन ऑल द टाइम। अगर आप प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन का राइट हमेशा आप रख सकते हैं अपने पास। Not to express an opinion on any cost, financial report and statement without assessing the financial statement without the permission, as the client might accept that the opinion on the financial statement must be considered independent, objective and unbiased by one who has knowledge of all the fact। ठीक है, ये भी चीज मैंने आपको समझाया था
कि क्लाइंट जो उम्मीद रखे हैं कि आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड डिसीजन वो दे जिसके पास नॉलेज ऑफ ऑल फैक्ट हो। तो ये आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द अफेयर ऑफ सच क्लाइंट unless such information is required to be disclosed in course of defense of himself। आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बताना है, नहीं डिस्क्लोज करना है तब तक जब आप कर सकते हैं डिस्क्लोज अपने आप को डिफेंस करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसा काम नहीं किए हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करना। कोई भी फीस, रेम्यूनरेशन, बेनिफिट आपको ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, आप जैसे कि आपको कोई भी फीस, रेम्यूनरेशन, आप जो आपके हेड हैं, जो आपके सीएम है, जो जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं, उनके तरफ से कोई भी फीस कि उनके नाम से कि भैया इतना फीस हो रहा है, 1800 फीस हो रहा है, आप पेमेंट कर दीजिए, वो आप रिसीव कर लिए, आप बॉस को 1500 ही रुपया क्लाइंट की तरफ से दिए। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं करना। प्रैक्टिशनर शुड कंडक्ट हिज ड्यूटी विद कर्सी एंड गुड फेथ विद अदर मेंबर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू एक्ट maliciously which can affect the business of another member of same professional। अब एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है नो अंडरराइटिंग ऑफिस। अब जैसे कि जैसे आईटीआर का काम होता है, तो आईटीआर का काम ऐसा होता है कि यार उसका फीस है जैसे कि 1000, एक्चुअल में 1000 फीस है। अब जैसे कि मुझे आता है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि भैया वो जैसे कि उसमें डॉक्यूमेंट्स में नंबर, पैन नंबर वगैरह जैसे कि हम लोग फाइल करते हैं आईटीआर का, तो जैसे उसमें सब दिया रहता है। ऐसा नहीं कि हम उसमें से नंबर निकाल लें और भैया को बोलते हैं कि भैया अब अगले साल से आप मेरे पास आईटीआर फाइल कराइएगा, हम मात्र 300 रुपया में आपका आईटीआर फाइल कर देंगे। तो इसको कहते हैं अंडरराइटिंग ऑफेंस। आप खुद का क्लाइंट ढूंढ सकते हैं बाहर मार्केट में, लेकिन आप जो फर्म में काम कर रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी का क्लाइंट है, वही क्लाइंट को आप मिसलीड करके, मैनिपुलेटली एक्ट करके, फीस अंडरराइट करके उसको अपना क्लाइंट नहीं बना सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस, ये है एथिकल कंडक्ट, जो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर एथिकल कंडक्ट, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, शुड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सप्रेस्ड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे कि इसमें ये जो स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, टाइम टू टाइम एक घटता है, एक बढ़ता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस जो एक्सप्रेस किया इंस्टीट्यूट के द्वारा वो आपको मेंटेन करना है। Practitioner should inform his employer of any business connection with client। अगर आपका कोई भी बिजनेस कनेक्शन है क्लाइंट के थ्रू, आप प्रैक्टिशनर है, तो आपको एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है। नॉट टू अटेम्प्ट टू अनड्यू गेन और एडवांटेज ओवर अदर मेंबर बाय पेइंग और एक्सेप्टिंग कमीशन इन सिक्योरिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क। ठीक है, तो कोई भी अनड्यू गेन या एडवांटेज आपको नहीं करना है, कमीशन, कोई भी कमीशन आपको सिक्योर नहीं करना है। जैसे कि आपको कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क आपको अनड्यू गेन की तरह नहीं पाना है। ठीक है, तो बुक में बहुत ऊपर नीचे तरीके से बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स दिया हुआ है, और आपको 7 मार्क्स के लिए यही 9 पॉइंट्स एकदम आपको लिखना ही है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं आपको इसमें कैप्टन चैलेंज देना चाहता हूं। देखिए मैं आपको कितना इजी करके दे दिया हूं। एक सवाल रहेगा मेरे तरफ से, ठीक है, ये रहेगा आपका एक तरीका से, इसको कहेंगे कैप्टन चैलेंज। ठीक है, हर वीडियो के एंड में मैं सोचता हूं कि एक कैप्टन चैलेंज रखा जाए। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है कि नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो मैसेज करिए, या कॉन्सेप्ट अपना कैसे भी करके क्लियर करिए। ठीक है, यही नहीं कि अगर मैं नहीं क्लियर करा पा रहा हूँ, जैसे कि मैं तो प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट स्टार्ट किया हूँ, अगर मेरे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, आप मैसेज करके हमको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर में ठीक है,
ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी नोट्स वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, ठीक है। तो एक कैप्टन चैलेंज मैं दे रहा हूं कि एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को डिसाइड करना है कि मशीन खरीदे या मशीन लीज पर ले। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कौन सा रोल है, कौन सा रोल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? पहला ऑप्शन है आपका स्कोर कीपिंग, दूसरा है अटेंशन डायरेक्टिंग, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथा है ऑडिटिंग। कमेंट में आपको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है, वहां मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज कैप्टन CMA signing off. Understand today, practice daily, clear with Captain CMA. Thank you everyone.